हो गई। पहले तो कल वाले को ना कर लेते हैं, फिर आज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो है ना उसको पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ये पीछे वाला गेट जो है ना इसको एक बार बंद कर देना ना, बाहर से आवाज़ वगैरह नहीं आए। और अभी ये लाइव नहीं चल रही है ना, वैसे रिकॉर्ड हो रही है, थोड़ा आपको कम बोलना है इसमें, आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाएगी नहीं तो, है ना। आपकी आवाज़ बाद में रिकॉर्ड करवा देंगे सेपरेटली। हाँ, तो कल आपको क्या क्या पढ़ाया था, चैनल पढ़ाए थे ना, पंप तो आपको पहले पढ़ा दी थी, कल की वीडियो में आपको चैनल पढ़ाए गए थे। तो अब उन चैनल का थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं ना। एक टर्म आता है आयनो4। आयन का मतलब सब जानते हैं, 4 का मतलब क्या होता है, एक टर्म आया ना उसके पीछे 4, PHORE, तो 4 का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं धारण करना, है ना। दीप का कल आप आए थे, देखो ये एक सेल है, यहाँ पे Na+ आयन है, यहाँ पे सपोज करो इसकी मोर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन है Na+ की। तो अभी वैसे तो हमको पता है इसका चैनल होता है, लेकिन चैनल के अलावा और भी बहुत सारे इसके कैरियर हो सकते हैं। चैनल और कैरियर उन सबको मिला के कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, आयनो4 बोलते हैं। एक्चुअल में आयनो4 के बारे में कब पता लगा हमको, जैसे हमने क्या देखा, ये एक बैक्टीरिया था, इसको हमने ग्रो कराया ना कल्चर मीडिया में, इंडिपेंडेंटली ग्रो कराया ना, यहाँ आइसोलेट ग्रो कराया ना, अकेले को। अलोन लिख देता हूँ इसको मैं, इसको अकेले में ग्रो कराया इस बैक्टीरिया को। तो इसकी जो ग्रोथ का पैटर्न था ऐसा देखने को मिला, है ना। हेलो, हाँ वो बात हो गई उससे, ठीक है। तो अकेले में प्रतीक्षा इस बैक्टीरिया की ग्रोथ थी वो ऐसे देखने को मिली, है ना। ये तो हो गया टाइम, और इधर ग्रोथ रेट हो गई। ये तो कोई ए बैक्टीरिया था, ये यहाँ पे कोई बी बैक्टीरिया है, इसकी भी अलोन ग्रोथ देखी गई, है ना। तो अलोन में इसकी ग्रोथ कैसे हुई, इसकी भी ठीक ठाक ग्रोथ हुई। फिर हमने क्या किया, ए और बी दोनों बैक्टीरिया को हमने एक साथ एक ही कल्चर मीडिया में ग्रो कराने की कोशिश की। ऐसा एक्सपेरिमेंट आपने पहले कहीं देखा है क्या, ए एंड बी साथ साथ में ग्रो कराया इनको, है ना। तो हमको क्या देखने को मिला, ये तो ए बैक्टीरिया की ग्रोथ है और ये बी बैक्टीरिया की ग्रोथ है। इसको अलग कलर में बना लेते हैं ना थोड़ा सा इसकी ग्रोथ को। ए बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसे देखने को मिली और बी बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस हो गई। तो ऐसा हमने कहीं देखा था ग्राफ पहले, कहाँ पे देखा था, पैरामीशियम की स्पीशीज में देखा था, है ना। वहाँ पे रिसोर्साइज पार्टीशनिंग में देखा था ऐसा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पे रिसोर्साइज पार्टीशनिंग हुई है या नहीं हुई है, रिसोर्साइज पार्टीशनिंग होती है तब तो दोनों की ग्रोथ बरकरार रहती है, दोनों की बराबर रहती है। तो कुल मिला के यहाँ पे रिसोर्साइज पार्टीशनिंग तो नहीं हुई। तो फिर इसका रीजन जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या था कि इस ए बैक्टीरिया ने बी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया। तो बहुत ज़्यादा जब डिस्कवरी हुई तो पता लगा कि ये जो ए बैक्टीरिया है ये क्या करता है कि इनको भी जिंदा रहने के लिए आयंस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये एक प्रोटीन जैसा मॉलिक्यूल बनाता है और उस मॉलिक्यूल को बाहर सेक्रेट कर देता है ना कल्चर मीडिया में।
और वो मॉलिक्यूल क्या करता है, Na+ या K+ जैसे आयन के साथ में बाइंड करेगा और वापस से उस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। तो जो पूरा कल्चर मीडिया में Na+ K+ था या जो भी रिसोर्सेज थे उन पर किसने कब्जा कर लिया, ए बैक्टीरिया ने कब्जा कर लिया। कोई ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जो कि आयंस के साथ में बाइंड करके उस आयंस को उस बैक्टीरिया के अंदर लेके आ जाता है। बाद में उस मॉलिक्यूल का नाम हमने क्या रख दिया, आयनोफोर रख दिया। तो आयनोफोर का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो आयन के साथ में बाइंड करेगा और आयन को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। अब ये आयनोफोर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर किसी चैनल के थ्रू जा रहा है आयन तो वो भी आयनोफोर है या नहीं है। आयनोफोर का मतलब क्या है, जो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करने में किसी आयन को हेल्प करके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आयनोफोर बोलेंगे। या तो वो कोई चैनल हो सकता है या फिर कोई कैरियर प्रोटीन हो सकती है जो उसके साथ में बाइंड करके उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने में हेल्प करेगी, क्योंकि आयन तो डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसी प्रोटीन हो जो खुद हाइड्रोफोबिक नेचर की हो और आयन के साथ में बाइंड करने की कैपेसिटी हो, तो उस आयन के साथ में बाइंड करेगी और उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने में हेल्प कर देगी। फिर उसको अंदर छोड़ के वो प्रोटीन वापस से फिर से बाहर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। तो इसकी वजह से जो ए बैक्टीरिया है उसको तो न्यूट्रिशन या आयंस मिलते रहेंगे, लेकिन बी बैक्टीरिया के लिए आयंस की कमी पड़ जाएगी, तो बी बैक्टीरिया की ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसके बेसिस पे अवधारणा आई थी किसकी, आयनोफोर की। समझ में आ गया आयनोफोर क्या होता है। तो पहले आप आयनोफोर डालोगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखोगे ना क्या होता है आयनोफोर। आयनोफोर लिख लिया, अब इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो ए मॉलिक्यूल that helps in transportation of an ion through membrane आयनोफोर आर टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं ना आयनोफोर। अंजलि आप भी निकल आए, घर गए थे, कल वाली क्लास देख ली, नहीं देखी, आई फ्लू हो रहा था। आयनोफोर आर टू टाइप्स। नंबर 1 लिखोगे मोबाइल आयन कैरियर, मोबाइल आयन कैरियर, मोबाइल आयन कैरियर। मोबाइल का मतलब जानते हो सपना, मोबाइल जो आप मोबाइल यूज़ करते हो उसका क्या होता है हिंदी में, सपना को हिंदी आती है ना अच्छे से क्या बोलते हैं मोबाइल को हैं, वो टेलीफोन को बोलते हैं। मोबाइल का पूछा है मैंने, मोबाइल को बोलते हैं चलायमान गतिशील। हाँ, तो नंबर 1 तो होता है मोबाइल आयन कैरियर, नंबर 2 होता है चैनल प्रोटीन। नंबर 1 मोबाइल आयन कैरियर, नंबर 2 चैनल प्रोटीन। हाँ हाँ, वो स्पेसिफिसिटी का बताएंगे ना। पहले लिख लिया आपने, दो टाइप के होते हैं ना, एक तो मोबाइल आयन कैरियर, दूसरा होता है चैनल फॉर्मिंग, है ना। फिर उसके बाद में आप ये एक वो बना लोगे ना एक्सपेरिमेंट, प्रतीक जी आपको सेल बायो में मैंने एक बार बताया होगा ना, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एंट्रोटॉक्सिन वगैरह सिक्रेट करते हैं, जैसे
उसमें मेनली 2 तरह की प्रोटीन होती हैं। जैसे इस पुराने बच्चे को किसी को ध्यान हो, जैसे ए प्रोटीन और बी प्रोटीन। तो बी प्रोटीन तो क्या करती है, उस बैक्टीरिया के ऊपर बाउंड्री बनाने का काम करती है, और ए प्रोटीन उससे बाहर सिक्रेट हो जाती है। मेनली जो आपका कॉलेरा टॉक्सिन वगैरह ये होते हैं ना, ये ऐसे ही काम करते हैं। मेनली जो आपने प्रोटीन प्रयोग की, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स और परमिएबल ट्रांजिशन पोर, ये नाम सुना हो, पीटीपी, नहीं सुना ऐसा? हाँ, तो मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे एक तो होती है ए प्रोटीन, एक होती है बी प्रोटीन। बी प्रोटीन क्या होती है, मेनली पेंटामेरिक फॉर्म में बनती है और वो मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड करके एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, और ए प्रोटीन बाहर सिक्रेट हो जाएगी और ए प्रोटीन पकड़ के वापस से अंदर आ जाएगी। लेकिन आएगी अंदर तभी जब बी प्रोटीन होगी वहाँ पर अवेलेबल। तो मेनली जो होस्ट सेल होती है ना यूकैरियोट्स की, उसको भी ऐसे ही सिक्रेट किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बनाएगा वो डायरेक्ट तो पहले मेम्ब्रेन के अंदर जा नहीं पाएगा होस्ट के अंदर। तो बैक्टीरिया क्या करता है, पहले वो टॉक्सिन जो बनाता है उसके लिए पहले बाउंड्री क्रिएट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बी प्रोटीन की, तब जाके ये टॉक्सिन अंदर जा पाएगा। ये सिग्नलिंग में पढ़ेंगे वैसे इसको ना आगे। विब्रियो कॉलरी और कॉलेरा टॉक्सिन की बताएगी यार, विब्रियो कॉलरी और कॉलेरा टॉक्सिन। रमेश नाम जानेगा थोड़ा बहुत है? आगे आएगा आगे बोल देंगे, ये पीछे पड़ चुके हैं। क्या अलग अलग हैं दोनों? विब्रियो कॉलरी तो हैजा करता है, कॉलेरा टॉक्सिन वो क्या करता है? विब्रियो कॉलरी हैजा करता है ना, और दूसरे का नाम वो था, और डीपीटी बोल रहा था मैं ना, परटूसिस जो होता है ना, वो खांसी करता है, जो वूपिंग कफ होता है ना, तो डीपीटी होता है वो, डिप्थीरियाई कोरिनियोबैक्टीरियम। ये दोनों की सिग्नलिंग पढ़ाई थी, और उसका क्वेश्चन इस बार एग्जाम में भी आया था। हाँ, ये जो था, जो डिप्थीरिया होता है उसमें जी प्रोटीन का क्या होता है, तो एक तो था ऑलवेज ओपन एक्टिव रहती है, ऐसे कुछ ऑप्शन थे उसमें। मॉर्निंग वाली बैच में आया था। मॉर्निंग वाला पेपर हो तो देख लो। रमेश है मॉर्निंग वाला पेपर? मॉर्निंग शिफ्ट वाला इस बार वाला। चलो ये डायग्राम बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था सपना, ए बैक्टीरिया ने बी बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, बी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाई। तो इसके पीछे रीजन क्या था, ए बैक्टीरिया ने आयनो-4 बनाया था और उस आयनो-4 ने Na+ आयन को ए के पास भेज दिया, बी के पास में आयंस को जाने ही नहीं दिया, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ सप्रेस हो गई। अब इसको मिटाया जाए। अब देखो मैंने क्या बताया था, आयनो-4 2 टाइप के होते हैं। एक तो बताया था आपको मोबाइल और दूसरा चैनल। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो सेल होगी इसमें कोई जो ए मॉलिक्यूल होगा ये सेल से बाहर जाएगा और इसको पकड़ के वापस से अंदर लाएगा ऐसे आयंस को, जैसे कि यहाँ पे Na+ आयन इसके साथ में बाइंड हो सकता है। तो Na+ आयन कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, या अंदर वाला कोई बाहर जा सकता है। और इसमें क्या होगा, चैनल वाले में, इसमें मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ऑलरेडी क्या होगा, पहले से ही चैनल होगा, तो Na+ इसके थ्रू अंदर चला जाएगा। इसमें ऑलरेडी मेम्ब्रेन के ऊपर ही बाउंड रहेगा, है ना, और इसमें मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, तो या तो बाहर से अंदर लाएगा या अंदर से बाहर ले जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना। मोबाइल में तो चलायमान होगा कैरियर, और उसमें एक जगह पे फिक्स होगा ना चैनल प्रोटीन में। अब एक एक एग्जांपल तो मेरे को याद है ना, मोबाइल आयन कैरियर का होता है एग्जांपल। देखो एक तो होता है इसमें FCCP, एक होता है 2,4-DNP, एक होता है
वेलिनोमाइसिन, और इसमें आपका ग्रेमिसिडिन। ग्रेमिसिडिन कैसा होता है? चैनल होता है Na+ का, ये Na+ का चैनल है ना। और ये H+ का, ये H+ का, और ये वेलिनोमाइसिन K+ का होता है। और कोई नाम आपको याद हो तो ऐड करवा सकते हो इस लिस्ट में। कौन सा? कन्फर्म याद हो तभी बताना। किसका है ये? मतलब है Na+ का चैनल तो है, लेकिन किस आयन का? एक मोनेंसिन सर्च करना किसका है? इसमें है ना मोनेंसिन, ये यूनिवैलेंट कैटायन का है। एक बार सर्च कर लो, है ना। Na+ भी आ जाएगा उसमें। थर्मोजेनिन, ये भी इसी में है। इतने सारे याद नहीं करने आपको, एक तो देखो ये याद करना है और एक ये याद करना है, दो तो याद हो जाएंगे ना। वेलिनोमाइसिन और ग्रेमिसिडिन, दो याद करने हैं बस। क्या ये लिखाया तो है आपको ग्रेमिसिडिन, ये किसके लिए था प्रतीक्षा? Na+, को ट्रांसपोर्टर है ना। अब एक्चुअल में अनअकैडमी और इनमें यही होता है, आपको एक पूरी लिस्ट पकड़ा देते हैं ना, 10 इसमें लिखा देंगे, 10 उसमें लिखा देंगे। अब टीचर को तो याद करनी नहीं, सीधी बात ये है लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी वो। तो आपको इसमें से है ना, एक तो वेलिनोमाइसिन याद रख लेना है और एक ग्रेमिसिडिन, दो याद रह जाएंगे तो आपका काम निकल जाएगा बस। आज किसी ऑनलाइन वाले का मैसेज नहीं आया क्या? अब हाँ, ऑनलाइन बच्चे आ ही नहीं रहे ऑनलाइन की वजह से। अभी एक सेकंड इंस्टॉलमेंट बच रही कई बच्चों की। तो है ना, दो एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, वेलिनोमाइसिन और ग्रेमिसिडिन। फिर आपको क्वेश्चन बताता हूँ ना, क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर। मेन है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होता है ना, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जिनको भी आई फ्लू नहीं हुआ है ना, उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आई फ्लू गया नहीं है। क्या? हाँ जिन्हें हो गया उनमें अब चांस कम है दोबारा होने के। जिनमें हो गया उनको द्वारा अब चांस कम है।
अरे ये आपका मैंने शुरू कर दिया, आपका शायद अभी वो कुछ रह गया था उसमें। फैसिलिटेड डिफ्यूजन तो हो गया था ना आपका, हो गया था। अब उसमें प्राइमरी एक्टिव सेकेंडरी एक्टिव रह गए थे ना। प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव रह गए थे उसमें, इसके बाद में करवा देंगे उसको। क्या हो गया? जब पीयूष पता है नहीं दिखता है तो फिर इसको नहीं मत बैठा करो, अभी इधर जगह है काफ़ी अभी। मिटाया इसको, मिटाया, काजल बना लिया। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं ना इसके ऊपर कैसे आएगा। देखो अमन फिर दोबारा नहीं समझा जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है ना, 2 का। अब देखो 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना, 2 अलग अलग ट्रांसपोर्टर के थ्रू हो रहा है। तो ये तो हो रहा है कोई ए ट्रांसपोर्टर के थ्रू, और ये हो रहा है किसी बी के थ्रू। सैंतीस डिग्री सेल्सियस पे देखा तो दोनों ट्रांसपोर्टर जो थे उनकी ट्रांसपोर्टेशन रेट ये थी, और जब टेम्परेचर घटा दिया, कितना कर दिया, 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन रेट ये हो गई। अब इस बेसिस पर इसमें दिख रहा है कि ये दीप का पूरा दिख रहा है। देखो नहीं, उधर नहीं लिखाएंगे आप देखो ये बी आएगा,
देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे कैसे ही 4 नंबर में आएगा ना, जब भी आएगा आपको ऐसे दे देगा कि 2 आयन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग कैरियर के थ्रू हो रहा है ना, पता नहीं कैरियर के थ्रू हो रहा है चैनल के थ्रू हो रहा है, अपने को नहीं पता ये, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस पे उनके ट्रांसपोर्टेशन की रेट ये है, और जब टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन रेट ये है। तो इस बेसिस पर आपको ये कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में तो कि ए तो एक मोबाइल आयन कैरियर है और बी भी मोबाइल आयन कैरियर है। बी में बोल रहा है कि ए मोबाइल आयन कैरियर है और बी चैनल है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा क्या है, क्योंकि आपको मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिया है ना, ये उसका एप्लीकेशन है पूरा, जो आपको लिपिड और वो सब पढ़ाए थे ना, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पढ़ाई थी, तो उसका ही पूरा वो है ना ये। क्या होगा प्रतीक से? अच्छा, पर फिर भी बी है। और किसी का कोई आइडिया? सी भी तो हो सकता है, प्रतीक्षा का तो भी आ रहा है, सी होगा ना, प्रतीक्षा का कैसे भी आ रहा है फिर? तो देखो आपको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में मैंने एक बात बताई थी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी या घटेगी? अरे कुछ भी समझ में नहीं आए तो ऐसा सोच के देख लो, एक तो घी है, एक तो गर्मियों के दिनों में रखा हुआ है और एक सर्दियों के दिनों में रखा हुआ है। फ्लूइडिटी कब ज़्यादा है? गर्मियों में ज़्यादा होगी या सर्दियों में? गर्मी में ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी ना, गर्मी में लिक्विड रहता है, वैसे ही सेमी सॉलिड हो जाता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाओगे वो सॉलिड नेचर का होता जाएगा, रिजिड होता जाएगा, और रिजिड होगा तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। जितना ज़्यादा मेम्ब्रेन सॉलिड होती जाएगी उसकी फ्लूइडिटी कम होती जाएगी। तो अब 37 डिग्री सेल्सियस से हमने कितना कर दिया? 15 कर दिया। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ी या घटी? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी कम होगी ना, डिक्रीज होगी इधर, और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी डिक्रीज होगी तो आयन के ट्रांसपोर्टेशन की रेट, मतलब कोई भी जो उसको क्रॉस करके जा रहा होगा उसकी रेट बढ़ जाएगी या घट जाएगी? मेम्ब्रेन अगर ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी तो उसको कोई क्रॉस करके जा रहा था वो आसानी से क्रॉस कर पाएगा या डिले हो जाएगा? डिले हो जाएगा ना। तो देखो एक तो होता है सेल के पास में चैनल, चैनल होता है ऐसे, मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर सोच के देख सकते हो ना चैनल को। तो अब मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कुछ भी होता रहे, जैसे कि सपोज करो इस पाइप के अंदर से कुछ जा रहा है ना ये, और इसके बाहर कुछ भी होता रहे, इसको अंदर कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर की फ्लूइडिटी चेंज होगी या नहीं होगी, उसके अंदर लिपिड थोड़ी है। तो अब कोई चैनल होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से कोई जा रहा होगा तो। लेकिन अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से जाएगा तो उसकी फ्लूइडिटी से फ़र्क पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा ठोस होगी तब तो क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, और जितनी ज़्यादा परमिएबल होगी, जितनी ज़्यादा फ्लूइड होगी, उतना ही ज़्यादा इसको आसानी से क्रॉस किया जा सकेगा। तो अगर किसी का ट्रांसपोर्टेशन चैनल के थ्रू हो रहा है तब तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई मोबाइल आयन कैरियर है जो यहाँ से पकड़ के अंदर ले जा रहा है तो उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि अब टेम्परेचर कम हो गया है। देखो सपोज करके देखो, एक तो आपको पानी को क्रॉस करके जाना है और अब आपने टेम्परेचर कम करके उसको बर्फ़ बना दिया, तो अब क्रॉस करने में आसानी होगी या पहले? पहले आसानी होगी ना जब ज़्यादा फ्लूइड होगी। अब वो सॉलिड की ओर जाता जाएगा तो उसको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन रेट है वो बढ़ेगी या घटेगी? ट्रांसपोर्टेशन रेट घट जाएगी, है ना। तो देखो जो ए है उसका ट्रांसपोर्टेशन पहले इतना था और अब कम हो गया, जबकि बी का ट्रांसपोर्टेशन पहले भी उतना था और अब भी उतना ही है। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन रेट पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये क्या है? चैनल है। और ए क्या होगा फिर? मोबाइल आयन कैरियर होगा। तो कौन सा होगा आंसर? कैसे भी क्या हो, चलो आप समझ में आ गया कपिल? चैनल के अंदर फ्लूइडिटी बढ़ती है, तो ये ध्यान रखना ना, चैनल पे उसका फ्लूइडिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान नहीं था तभी तो समझ में नहीं आया। प्रियंका को समझ में आ गया? देखो पूछो, आ गया कि प्रियंका? प्रियंका को आ गया, इसका मतलब ध्यान नहीं था।
नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों दोनों के बापूजी लेक्चरर है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा तो सिलेक्शन बापूजी, इतनी तो पेंशन शुरू हो जाएगी तब तक। 1 करोड़ तो रिटायरमेंट में मिलेंगे और आधी पेंशन, और रिंग रोड पे खेताई गया है। तो तभी तो मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखो ये समझा रहा था मैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर 2 आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। अब ये नहीं पता है कि इनका चैनल के थ्रू हो रहा है या मोबाइल आयन कैरियर के थ्रू हो रहा है, किसी के थ्रू भी हो सकता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ये ट्रांसपोर्टेशन रेट थी। जब हमने टेम्परेचर कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस, तो बी की ट्रांसपोर्टेशन रेट तो अभी भी वही है जो पहले थी, लेकिन ए की ट्रांसपोर्टेशन रेट कम हो गई। इसका मतलब बी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, ए पे फर्क पड़ा है। तो अब देखते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो फ्लूइडिटी कम होती जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्लूइडिटी बढ़ती जाएगी। कभी भूल जाओ तो सोच के देख लेना कि घी जो होता है वो सर्दियों के दिनों में और गर्मियों के दिनों में, दोनों कंडीशन को सोच के देख लो, है ना। कब सॉलिड होगा वो? सर्दियों में। इसका मतलब कम टेम्परेचर पे तो कोई भी सॉलिड बनेगा, और सॉलिड बनेगा तो फ्लूइडिटी कम होगी, उसको क्रॉस करने में दिक्कत होगी। तो जो चैनल होता है उसका तो फ्लूइडिटी से कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये चैनल मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर से कोई जा रहा है। तो अब फ्लूइडिटी चेंज हो रही है बाहर की साइड में, जबकि आयन जा रहा है इसके अंदर से होके, तो फ्लूइडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इसका, चैनल का। फ्लूइडिटी कुछ भी हो, चैनल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी रेट से होगा जो पहले हो रहा था। और अगर कोई मोबाइल आयन कैरियर है, जैसे कि मान लो ये कोई प्रोटीन है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाती है यहाँ पे, तो अब इसको क्रॉस करने में आसानी होगी या कठिनाई होगी? अभी अगर ये मेम्ब्रेन सॉलिड हो गई है तो अब ये मेम्ब्रेन क्या होगी? सॉलिड होगी, इसकी फ्लूइडिटी कम हो गई है, तो अब इसको क्रॉस करने में दिक्कत आएगी, तो इसके ट्रांसपोर्टेशन की रेट कम हो जाएगी। तो मोबाइल आयन कैरियर होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन रेट पे तो फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का, लेकिन चैनल के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा तो उस पर टेम्परेचर चेंजमेंट का फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे बी के ट्रांसपोर्टेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब इसका तो चैनल के थ्रू हो रहा होगा, और ए के ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क पड़ा है, इसका मतलब उसका किसके थ्रू हो रहा होगा? मोबाइल आयन कैरियर के थ्रू हो रहा होगा। तो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, है ना, सेम टू सेम। फ्लूइडिटी बढ़ेगी तो मोबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता किसी की भी। पहले वो फ्लूइडिटी ज़्यादा थी तो आयन की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, आसानी से क्रॉस करके जाएगा। अब फ्लूइडिटी उसकी कम हो गई, मतलब ज़्यादा रिजिड हो गई, मेम्ब्रेन ज़्यादा सॉलिड हो गई, तो अब आयन उसको आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आयन की मोबिलिटी या गतिशीलता क्या हो जाएगी? अब कम हो जाएगी ना, घट जाएगी। मोबिलिटी का मतलब सपना क्या होता है? गतिशीलता। तो कम टेम्परेचर पे गतिशीलता ज़्यादा होगी या ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा होगी? ज़्यादा टेम्परेचर पर गतिशीलता ज़्यादा होती है। हाँ, ये चैनल से लिंक रिसेप्टर हैं, चैनल से लिंक है। एक तो डायरेक्टली लिंक होता है और एक इनडायरेक्टली लिंक होता है। छाप लिया ये? अब देखो इसमें या तो ये ऑप्शन देगा या इसके अलावा और कौन से ऑप्शन दे सकता है वो और लिख देता हूँ मैं ना। इस मोबाइल की जगह पे वो डायरेक्ट नाम भी लिख सकता है। देखो अब और क्या लिख सकता है, इस ए ऑप्शन की जगह पे क्या लिख सकता था वो? ए इज वेलिनोमाइसिन एंड बी इज ग्रैमिसिडिन। और बी ऑप्शन में क्या लिख सकता है? ए इज वेलिनोमाइसिन। अच्छा, ये यहाँ पे भी वेलिनोमाइसिन आएगा ना। ए इज वेलिनोमाइसिन एंड बी इज ग्रैमिसिडिन।
सी और डी आप बना लोगे अपने हिसाब से। अब मोबाइल की जगह पे तो बेलनोमाइसिन लिख लेना, चैनल की जगह पे ग्रैमीसिडिन लिख लेना। तो दो ही नाम याद रखने वैसे है ना, बेलनोमाइसिन और ग्रैमीसिडिन। बेलनोमाइसिन तो मोबाइल आयन होता है और ग्रैमीसिडिन चैनल होता है। तो या तो सीधा मोबाइल और वो लिख के देगा चैनल, या फिर ये नाम लिख के दे सकता है ना। चार ऑप्शन बना लो अपने हिसाब से, जहाँ पे मोबाइल लिखा है उसकी जगह पे बेलनोमाइसिन लिख लो, जहाँ पे चैनल लिखा है उसकी जगह पे ग्रैमीसिडिन लिख लो। इकोलॉजी का टेस्ट है कल, 75 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टेस्ट होगा। सर अगर ये ना बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहा है इन सबको बेलनोमाइसिन की मदद से, तो ये सब एंटीबायोटिक की तरह क्यों काम करते हैं? एंटीबायोटिक होता क्या है? कोई बैक्टीरिया तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है कि इससे न्यूट्रिशन ले रहा है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये नहीं मिलता, तो उनमें हम आर्टिफिशियली दे के उनकी ग्रोथ को इसी से सप्रेस भी करवा देते हैं। मतलब ये एक तरफा ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता, ये अंदर से बाहर भी ला सकता है। हाँ, अंदर से बाहर भी ला सकता है। आपने मेटाबॉलिज्म तो पढ़ा होगा ना? मेटाबॉलिज्म सर स्टार्टिंग का पढ़ा है मैंने, प्लांट एटीपी सिंथेसिस, तो उसमें अनकपलर बताए थे। हाँ, तो ये कैसे काम करता है फिर समझ लो। एटीपी नहीं बनने देगा ऐसे। तो नंदिनी, थ्योरी तो समझ में आए या ना आए, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होगा, बस है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है इसमें। अमन, आप समझ में आ गया? अब है ना बोर्ड पर नज़र रखनी है। अब चलो, अब उसमें क्या रह गया था आपका? हाँ, एक क्वेश्चन और जो है ना 4 नंबर में कैसे आता है ना, आपको डिफ्यूजन दिया गया है। डिफ्यूजन रेट दी गई है आपको, एक तो दी गई है ए के लिए और एक दी गई है बी आयन के लिए, है ना। 2 आयन का क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। और इधर मैंने लिख दिया इनका डेल्टा सी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अभी यहाँ पे था 1 2 3 4 5 7 8 9, और आगे आप लिख सकते तो लिख लेना, है ना, 20 25 30 तक। और ये ए की डिफ्यूजन रेट है और ये बी की डिफ्यूजन रेट है। तो जब डेल्टा सी 1 था तब ए की डिफ्यूजन रेट क्या थी? 1, और इसकी भी क्या थी? 1। जब डेल्टा सी 2 हुआ तो इसकी 2 हो गई और इसकी 3 हो गई, इसकी 3 हुई और इसकी 6 हो गई, इसकी हुई 4 और इसकी 9 हो गई, इसकी हुई 5 और इसकी 11 हो गई, इसकी हो गई 6 और इसकी हो गई 12, इसकी हो गई 7 और इसकी होगी 12.5, इसकी होगी 8 और इसकी होगी 12.5,
7, फिर 9 और इसकी 12.8, इसकी 10 फिर 12.8, इसकी 11 और 12.8, फिर 12.8, फिर इसकी 13 की डेल्टा सी, तो ये 13 होगी और ये 12.8। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब ऑप्शन कैसे देगा 4? ए सिंपल डिफ्यूजन है और बी ये भी सिंपल डिफ्यूजन है। ये ए ऑप्शन हो गया। अभी बी ऑप्शन, ए सिंपल बी फैसिलिटेड। सी ऑप्शन, ए फैसिलिटेड बी फैसिलिटेड, ए फैसिलिटेड डिफ्यूजन और बी सिंपल डिफ्यूजन। ये 4 ऑप्शन देगा। ये भी 4 नंबर का है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर तो आंसर भी आ गया होगा समझ में। आ गया समझ में? देखो आपको क्या बताया था, ऐसे ग्राफ बनता है ना, जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसका ग्राफ, पैसिव डिफ्यूजन का, सिंपल नहीं सॉरी, सिंपल और फैसिलिटेड। तो पहले फैसिलिटेड का देखो है ना, फैसिलिटेड का बनता है ऐसे और सिंपल का बनता है ऐसे। देखो अब तो जब डेल्टा सी कम होता है तब तो कौन अच्छे से काम करता है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होती है। फिर डेल्टा सी बढ़ता जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर डेल्टा जो आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है वो तो हो जाता है कांस्टेंट, और सिंपल डिफ्यूजन अभी भी बढ़ता रहेगा। तो देखो जो आपका ये डिफ्यूजन है, शुरुआत में तो इसकी रेट बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन आगे जाके क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये धीरे धीरे बढ़ रहा था और लेकिन एंड तक बढ़ता रहा। इसको बोलते हैं स्लोली बट स्टडी। कहानी की शिक्षा पढ़ी थी ना, स्लोली बट स्टडी विंस ए रेस। तो ये स्लोली बट स्टडी है। कम डेल्टा सी पे तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन आगे जाके कांस्टेंट हो गया ना, सैचुरेट हो गया। तो पता कर लोगे आप, जहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा इसका मतलब वो तो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और जहाँ पे सैचुरेशन नहीं है वो है सिंपल डिफ्यूजन। ये अब बना लो है ना। क्या कर दूँ इसमें आंसर फिर? बी वाला। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। आपको अगर गिनती यहाँ से आगे आती है तो और आगे भी कर सकते हो आप। मेरे को तो इतनी आती हैं। तो आप 30 तक लिखोगे, 30 तक आती है तो। ज्योति आप भी इंग्लिश मीडियम से हो तो गिनती तो आती है ना पूरी 100 तक हिंदी में। तो ज्योति गुण 70 को कितना बोलते हैं? 69। तो ज्योति 77, 78, 69 में कौन सा बड़ा होता है? 69 होता है। अठहत्तर बड़ा होता है ना। हाँ ज्योति ने 69 बोला। सतहत्तर, 78, ऐसे ऐसे तो नहीं आता हो ना नंदिनी? ऐसे 18.25 और 22.25 कितने होते हैं?
ये नहीं आता है ना। कितने होते हैं प्रतीक्षा? नहीं, 18 और 22.25 40 होते हैं ना। नंदनी क्या ही फायदा फिर इस पढ़ाई का, जो है ना डेली लाइफ में काम ही नहीं आ पाए। प्रतीक्षा आप एक संख्या लिख दोगे? लिखो तो। सर आप ब्रेक करोगे? क्या? ब्रेक करोगे फिर? नहीं, एक नॉर्मल सी संख्या है, 1,26,1572। सर ये 1500 का जो 1000 है ना, वो उसमें 26 में ऐड करके 27,000 करके लिखो। 1,26,1572 एक छोटी सी संख्या है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। नंदिनी लिख सकते हो क्या? 1,26,1572 लिख के बताओ, अगर कोई लिख दे तो। 1,26,1572। 1,26,1572 कीर्ति लिख लिया क्या? नहीं लिखा जा रहा। तो फिर क्या पढ़ा, ऐसी पढ़ाई का मतलब संख्या नहीं लिखी जा रही। 12 लाख हो गया। तो ये तो नॉर्मल डिजिट है, तो नॉर्मल डिजिट बोला है मैंने। कॉमन लिख दोगे क्या? 1,26,1572। पीयूष हैं? 12 लाख हो गई। तो फिर संख्या आपने पढ़ी नहीं। तो अगर आप लाखों में पैसे कमाने लग गए तो कैसे काउंटिंग करोगे? हाँ, लिख के बताना है। 1,26,1572 कीर्ति नहीं लिखा गया? तब तो आप लाखों में कैसे कमाओगे जब आप काउंटिंग नहीं आती तो? 1572 कोई गिनती नहीं है। मैंने 27,000 बोला ही नहीं, मैंने तो 26,000 बोला है ना। मैंने तो 26,000 बोला है। क्या? 1500 कोई संख्या नहीं होती। मतलब 1500 कोई संख्या होती है नहीं होती है, बताओ। ज्योति होती है क्या 1500? मैंने 27,000 बोला ही नहीं है। अगर मेरे को 1,27,572 लिखना होता तो मैं यही बोलता ना 1,27,572। मैंने तो बोला 1,26,1572। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर आप अपनी फीस तो रखो, 35,000 लगी। देखो आप यहाँ पे लाइफ साइंस के लिए आए हो, लाइफ साइंस पढ़ो भी। देखो ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, जब भी अपन संख्या लिखते हैं ना तो उसमें एक तो यूनिट डिजिट होता है, एक डेंस होता है, एक उसको क्या बोलते हैं, हज़ार वाले को 1000 बोलते हैं। तो हम इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। मतलब कोई भी संख्या लिखो ये एक एक बारी आनी चाहिए ना उस संख्या में। अब मैंने आपको बोल दिया 1,26,000, फिर 1500 बोल दिया, मतलब वो भी 1000 है, 2 बार नहीं आना चाहिए ना किसी भी संख्या में। तो टेक्निकली गलत है ना ये बोलना। संख्या आप जो बोली ना 1,26,1572, उसमें 26,000 भी बोल दिया मैंने, फिर 1500 भी बोल दिया, ये भी 1000 हो गया ना, और ये भी 1000 हो गया। तो टेक्निकली गलत है ना संख्या बोलना। क्या
ये 26,000 बोल दिया, ये भी 1000 हो गया, और 15 से बोल दिया, ये भी 1000 हो गया। तो एक संख्या में एक बार ही आते हैं ना ये। तो कोई 1000 से ऊपर की संख्या है तो फिर उसको 1000 काउंट होगा ना। जैसे 1,26,1572 बोला, तो 1000 से ऊपर है तो 1000 उसमें काउंट होकर 27 हो जाएगा वो, बाकी उसको 572 बोलेंगे ना। तो टेक्निकली बोलना गलत है, संख्या जो बोली ना मैंने। हाँ, जैसे आप 1572 बोलते हो वो सही है, उसमें एक बार ही 1000 आया, लेकिन मैंने 1 लाख, अब मैं ऐसे बोलता ना 26,1572, वो भी गलत है ना, उसमें भी 2 बार आ गया। प्रतीक जी समझ में आ गया? क्या बोला था पहले? 27,000 करेंगे नहीं ना, जो मैंने संख्या बोली वो टेक्निकली गलत है। पीयू सब समझ में आ गया है? अभी समझ रहे चलो, हिंदी मीडियम वालों का है तो चलता है, क्योंकि उन्होंने तो फीस कम दी है। इंग्लिश मीडियम वाले उसी 10 क्लास के है ना 80,000 देते हैं, 90,000 देते हैं। हाँ, इतने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई हो जाती है। चलो है ना, अब उसमें था आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में पढ़ रहे थे अपन ना, 2 टाइप का था, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर उसमें अपना रह गया था ना एक्टिव वाले में प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव। तो अभी हम प्राइमरी एक्टिव को देख लेते हैं। इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो एटीपी रिक्वायर्ड अलोंग या अगेंस्ट? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होगा। चैनल की जरूरत पड़ेगी या पंप की? पंप की। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये आपको इसमें पढ़ाया था, कौन कौन सी पंप पढ़ाई थी। जैसे एग्जांपल हो सकता है इसमें Na+K+ पंप, Ca+2, Na+H+ पंप, जो भी आपके है ना वी टाइप पंप, एफ टाइप पंप, कोई से भी आ सकती है। सब के सब किस में आएंगे? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएंगे। पीयूसी आपको पहले पढ़ा दी थी ना पंप। तो इसमें जैसे Na+K+ पंप है तो Na+ तो बाहर जाएगा और बदले में K+ अंदर आएगा। तो सिम्पोर्टर है या एंटीपोर्टर है? एंटीपोर्टर हो गया ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब कोई भी आयन अपनी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा तो उसके लिए हमें पंप की ज़रूरत पड़ेगी, और वो होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोल रहे हो? आप भी चलोगे? ये था आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। एटीपी जरूरत पड़ेगी, और इसमें Na+K+ पंप आ सकती है, Ca+2 पंप आ सकती है, Na+H+ एक्सचेंजर हो सकता है, या वी टाइप पंप हो सकती है।
तो कोमल FCCP के थ्रू कौन से आयन का ट्रांसपोर्ट हुआ था? FCCP H+ का। क्लोरीन का हुआ था? क्लोरीन तो मैंने कहीं लिखाया ही नहीं। फिर CFDR बराबर मान जाएगा। वो एक ही था। एक ही है, एक ही है, एक ही लिखाया था। FCCP आज लिखाया था और CFDR कल लिखाया था। और मैंने क्या पूछा था? और मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था FCCP जो आज लिखाया था। लिखाया था या नहीं आज? नहीं लिखाया ना? FCCP लिखाया क्या आज? कीर्ति भी घर जाके याद करती है। नहीं तो घर जाके याद करते हो ना? मतलब अभी के अभी लिखा है, पता ही नहीं कि हमने क्या लिख लिया अपने हाथों से। बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम घर जाके याद करते हैं। यहाँ पे तो बस लिख लिख के ले जाते हो बस, है ना। अब लिखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ATP की जरूरत होगी या नहीं होगी? ये ध्यान रखना है, इस पर वो लगा लेना है ना, स्टार लगा लेना इस बात पर। ये RUMS इंटर से पूछा गया था ना सीधा। नो ATP रिक्वायर। देखो वैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती है लेकिन ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोनों में डिफरेंस है ना, ATP में और एनर्जी में। एनर्जी तो आपको देनी पड़ेगी, कहीं भी आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना चाहते हो तो आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अब वो चाहे तो आप ATP के थ्रू दे दो या फिर और किसी के थ्रू दे दो, तो इसको जो एनर्जी है वो किसी और के थ्रू मिलेगी, ATP के थ्रू नहीं मिलेगी। अच्छा, अलॉन्ग होगा या अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट होगा। इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं ना, जैसे Na+ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, इसको और हम क्या नाम देते हैं? SGLT। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है ना, सेकेंडरी एक्टिव ये है इसका पूरा नाम। सेकेंडरी एक्टिव ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। तो प्रतीक्षा, ग्लूकोज के कितने आइसोफॉर्म्स डिस्कवर कर लिए गए हैं अभी तक की डेट में? पता नहीं। किताब तो वही पुरानी चलती है हमारी। हाँ, कौन? ग्लूकोज हाइड्रोफिलिक होता है। ग्लूकोज जो है ना पानी में घोल के पीते ना हम, पानी में घुल रहा है, इसका मतलब कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा ना। जो भी पानी में घुलता है वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। तो ग्लूकोज को तो खूब पानी में घोल के पिया होगा। चीनी कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक। नमक हाइड्रोफिलिक। जो भी पानी में घुल जाता है वो कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। पोलर या नॉन पोलर? पोलर होगा, है ना। तो ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक है। तो डायरेक्टली तो ये जा ही नहीं सकता है ना मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टर रखना पड़ेगा और इसके ट्रांसपोर्टर का नाम होता है ग्लूट। इसके ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ग्लूट। तो अब तक इसके टोटल 14 टाइप के आइसोफॉर्म डिस्कवर किए जा चुके हैं। ज्योति, 14 टाइप के आइसोफॉर्म डिस्कवर किए जा चुके हैं, वो आपको नाम याद करने पड़ेंगे उनके। आरती, नाम याद करोगे? कर लेना ना, मतलब आसानी है। 1 से लेकर 14 तक है नाम। ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 ऐसे हो जाएंगे याद। अब कोई स्पेशल नाम नहीं है ना। तो अब तक टोटल कितने ग्लूट डिस्कवर किए जा चुके हैं? टोटल 14 आइसोफॉर्म। ग्लूट
1 ग्लूट 2, ऐसे कितने टोटल ग्लूट 14 तक है ना ये। हाँ तो याद है अभी तक आपको। इंटेस्टाइन में कौन करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा करता है। बस रानी लक्ष्मीबाई, फिर आगे सर आगे याद नहीं है बस। आगे कहीं पूछा है मैंने। नहीं सर ये ग्लूट 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने होते हैं टोटल 14 तक होते हैं ये। देखो इनको हमने टोटल जितने भी ग्लूट हैं इनको टोटल 3 क्लास में डिवाइड कर रखा है। जैसे क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। इस क्लास फर्स्ट में आपके आते हैं ग्लूट 1 से लेके और ग्लूट, ये 5 आते हैं इसमें ना, ग्लूट 1 से 4 और 14 कौन सी क्लास में आते हैं ये क्लास फर्स्ट में। और इसमें जितने भी अब विषम नंबर वाले बचे ना 5 7 9 11 13 और सम नंबर वाले सब इसमें आएंगे ना। कौन कौन से बचे अब 6 8 12 और 14 10 बचा है ना, ये आते हैं इसमें ना सम नंबर वाले। 3 क्लास हैं टोटल है ना सारे ग्लूट की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखो ऐसा है, याद हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन तो पिछली बार आगे चला गया, इससे पहले ये जो एग्ज़ाम हुआ इससे पहले हुआ था एग्ज़ाम, उसमें आया था। तो अब तो शायद नहीं आएगा 2-3 साल तक तो। ये इनका एलोकेशन है ना बॉडी में, जैसे जो आरबीसी होती है ना रेड ब्लड सेल्स, उन ग्लूट फर्स्ट हो सकता है, लेकिन पूछा जाएगा तो आपको थोड़ी बताना है ना। कौन सा होगा इंटेस्टाइन में 5 होगा। तो जो आपका आरबीसी है उसके ऊपर कौन सा ग्लूट मिलता है फर्स्ट, लीवर में सेकंड, ब्रेन में थर्ड और मसल्स में फोर्थ और इंटेस्टाइन में फिफ्थ। इनमें से कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट है, फोर्थ वाला है इंसुलिन डिपेंडेंट। जो डायबिटीज होता है ना, अरे डायबिटीज नाम नहीं सुना, वो डायबिटीज इसी की वजह से होता है, इसकी वजह से, फोर्थ की वजह से। रानी लक्ष्मीबाई मेक इंडिया प्राउड, याद रह जाएगा ना। अब तो कहाँ याद रहेगा, अब तक नहीं रहा। रानी लक्ष्मीबाई याद रहा बस। नहीं सर ये भी आ जाता, थोड़ा सा जोर नहीं दिया मैंने एग्जाम के अंदर, इतना जोर देता दिमाग पे आ जाता अपने आप अब तो नहीं आएगा क्वेश्चन है ना, पिछली बार आके चला गया इसका क्वेश्चन। होगा रिपीट, अभी नहीं होगा, मतलब 2-3 साल बाद में होगा।
काजली समझ में आया? ये वैसे समझने वाला ज़्यादा है नहीं, इसमें याद करने वाला ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो। मिटा दें इसको। आशीष छाप लिए? तो देखो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओवरऑल एनर्जी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन आपको एग्जाम में एटीपी पूछेगा तो एटीपी की ज़रूरत नहीं होती। वो तो बता रहे हैं ना कहाँ से मिलेगी, किसी और जगह से मिलेगी इनडायरेक्टली, है ना। और अलॉन्ग कंसंट्रेशन होगा या अगेंस्ट होगा? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो सोडियम के साथ होता है ना उसका। तो टोटल जो ग्लूकोज है उसके अब तक टोटल 14 आइसोफॉर्म्स डिस्कवर कर लिए गए ना ग्लूट के, 1 से लेके 14 तक नाम है उसके। इनकी टोटल 3 क्लास बना रखी है हमने। क्लास फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? ग्लूट 1 से लेके 4 तक और 14 वाला। क्लास सेकंड में जो बाकी के जितने भी विषम नंबर वाले बच गए वो सब आ जाएंगे। विषम नंबर जानते हो क्या ज्योति? जानते हो विषम? पक्का? हाँ हाँ, प्राइम नंबर देखो नंदनी को पता है ना। और अभाज्य संख्या जानते हो? अभाज्य अभाज्य हाँ, विषम को बोलते हैं ऑड नंबर और प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को, है ना। और उसको बोलते हैं शायद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ही बोलते हैं, कंपोजिट ही होता है ना, वो तो को प्राइम होता है ना। चलो ये देखो, है ना, क्लास सेकंड में जितने भी विषम नंबर वाले हैं वो आ जाएंगे, और क्लास थर्ड में जो बाकी सम नंबर वाले बचे वो आ जाएंगे ना, इवन नंबर वाले। फिर ये आवाज़ आ रही पीछे से अमन? देखो अब इसका जो एलोकेशन है ना अपने टिश्यू में, ये टिश्यू स्पेसिफिक इसका वो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे जो आरबीसी होती है उसमें कौन सा वाला ग्लूट मिलता है? फर्स्ट वाला मिलता है। लीवर में सेकंड वाला मिलता है, और ब्रेन में ग्लूट थर्ड मिलता है, और जो आपका मसल्स है उसमें ग्लूट 4 मिलेगा, और जो इंटेस्टाइन है उसमें ग्लूट 5 मिलेगा, है ना। इसके बारे में लिख लेना, ये फ्रक्टोज का भी ट्रांसपोर्टर होता है ना ग्लूट 5। ग्लूट 5 जो है फ्रक्टोज का भी ट्रांसपोर्टर होता है। और इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सा है इनमें से? ग्लूट 4 वाला। सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होगी ग्लूकोज के लिए? ग्लूट 3 की, जो है ना ब्रेन में मिलता है। सबसे कम एफिनिटी किसकी होगी? जो लीवर में मिलता है। ये इसलिए लिखा रहा क्योंकि बाद में फिर से पढ़ेंगे इनको, तो वहाँ लिखाएंगे ना एफिनिटी वाले को, जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना तब। तो ये टिश्यू स्पेसिफिक इनका हो गया एक्सप्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको एक बार देख लेते हैं ना कैसे होता है इसका ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन। देखो ये तो है इंटेस्टाइन, ये एपिथेलियल सेल्स हैं जिनमें एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन के बगल में जो ब्लड वेसल्स वगैरह जाती हैं उनमें ही तो एब्जॉर्प्शन होगा खाने का डाइजेशन के बाद में। तो देखो खाने में हम क्या करते हैं, नमक वगैरह भी खाते हैं ना साथ में। तो खाना खाया हमने, इसमें ग्लूकोज भी होगा और Na+ भी होगा। तो जब आप खाना खाते हो तब तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसमें, अभी खाना खाया है तो अभी शुरुआत में तो क्या करेगा, ग्लूकोज अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर जाएगा।
तब तो ये डायरेक्टली जा सकता है ना ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ऐसे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अब सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ब्लड के अंदर बढ़ती जाएगी ना। तो अब मान लो दोनों में बराबर हो गया ग्लूकोज, इधर भी और इधर भी, तो अब ग्लूकोज इनडायरेक्टली मतलब पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू नहीं जा सकता। पैसिव के थ्रू कब जाएगा, जब ज़्यादा से कम की ओर जाए। लेकिन अब दोनों तरफ क्या हो गया, ग्लूकोज बराबर हो गया। ग्लूकोज लिखना था यहाँ पे ना, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो क्या अब ग्लूकोज जा पाएगा, अब नहीं जाएगा। तो अब हम कैसे भेजते हैं, अब इसका जो ट्रांसपोर्टर होता है, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या जाता है, Na+ अंदर जाता है। इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू कौन जाता है अंदर, Na+। लेकिन जैसे ही Na+ इस ट्रांसपोर्टर के साथ में बाइंड करता है यहाँ पे, और उसी ट्रांसपोर्टर के साथ में कौन बाइंड कर जाता है, ग्लूकोज। तो जब Na+ जाएगा तो उसके साथ में कौन चला जाएगा अंदर, ग्लूकोज। Na+ तो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर गया था, लेकिन साथ में किसको ले गया, ग्लूकोज को। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ पे कैसी थी, लेस, और यहाँ पे हाई। तो ग्लूकोज तो अपनी कम से ज़्यादा की ओर गया है, लेकिन इसको एनर्जी कहाँ से मिली, Na+ ने प्रोवाइड कराई इसको। Na+ तो अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की ओर गया, तो Na+ तो है यहाँ पे हाई और इधर है लो। तो Na+ तो अपनी ज़्यादा से कम की ओर गया, इसकी एनर्जी का फ़ायदा किसने उठाया, ग्लूकोज ने। तो ओवरऑल इसमें ATP की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, ATP की ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी, नहीं पड़ी। लेकिन एनर्जी किसने प्रोवाइड कराई, Na+ ने। और एक्चुअल में ATP की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली पड़ती है। फिर हम क्या करते हैं, जब इसमें Na+ की भी कमी पड़ जाएगी ना, तो हम क्या करते हैं, फिर जो Na+ K+ पंप होती है ना, उस Na+ K+ पंप से Na+ को भेजते हैं बाहर और K+ को भेजते हैं अंदर, और यहाँ पे ATP का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। तो देखो वैसे तो ओवरऑल ATP की ज़रूरत पड़ी, लेकिन डायरेक्टली ATP की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब एक्चुअल में ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो क्या ATP की ज़रूरत थी, यहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ पे आपको Na+ की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो यहाँ पे आपको ATP हाइड्रोलाइज करनी पड़ेगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP की ज़रूरत होती है या नहीं होती, तो आप क्या बताओगे, नहीं होती। आपको ये बताना नहीं होती है ना। लेकिन कहीं भी ये यहाँ नहीं है ना, कहीं भी पूरे अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में और जो भी अपना यूनिवर्स है इसमें कहीं भी अगर आप अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी को भी भेजोगे तो वहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि ATP से आए, वो कहीं से भी देनी पड़े, लेकिन आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो ऐसे होता है ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब बोलते हैं, जब कोई अपनी कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा की ओर जाता है, तब उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव तो हुआ है, लेकिन ATP की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए इसको क्या बोला है, सेकेंडरी एक्टिव बोला है। समझ में आ गई बात। तो अब इसको छाप लिया जाए। नहीं हो रही ना डायरेक्ट, जैसे हाँ मतलब जैसे आप खाना खा रहे हो प्रॉपर, उसमें जैसे Na+ है तो शुरुआत में ATP की ज़रूरत नहीं होती। अब लेकिन Na+ कम पड़ जाता है तो फिर उसको वापस से सेल से बाहर भेजा जाएगा ना ATP के थ्रू। ये जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, उसकी बात चल रही है ये। तो ग्लूकोज तो कम से ज़्यादा की ओर गया है, लेकिन Na+ ज़्यादा से कम की ओर गया है, तो एनर्जी प्रोवाइड कराई है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है नंदनी, है ना, अभी 2 साल पहले, ये डायग्राम वाला, हाँ डायग्रामेटिक वाला। ये लाइन तो आपने पढ़ी होगी ना, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। पढ़ा है ऐसा कोमल? नंदनी मधुमेह नाम सुना है क्या? डायबिटीज को भी बोलते हैं मधुमेह। गांव में तो शुगर बोलते होंगे ना, शुगर। और शुगर किसको बोलते हैं? शुगर। हैं? शुगर बोलते हैं सुंदर को।
सुगड़ बोलते हैं ना, बोलते हैं, बोलते हैं ना। अरे ये जो आपने खाना खाया है ना, तो इंटेस्टाइन में तो गया भी, अब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करा के सेल में भेजना पड़ेगा ना ब्लड में, तो वहाँ पे जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो नंदनी आपने नहीं सुना ये नाम कभी, सुगड़ बोलते हैं, सुगड़। इसको एक तरह से मतलब ऐसे व्यंग्यात्मक उसमें यूज में लेते हैं। जैसे उधर हाँ यूपी में भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि ये जो उधर मारवाड़ी साइड में बोलते हैं फूटरा या फूटरी बोलते हैं। और कसूता कहाँ पे बोलते हैं? कसूता शायद ज्योति की साइड में बोलते होंगे ना, कसूता हरियाणा में बोलते हैं ना। बेटा तो इसको, ये आपका है ना कंप्लीट हो गया है ना डिफ्यूजन वाला टॉपिक। अब